हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स होता क्या है? तो अगर हम किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर उसके बदले हैलोजन ऐड कर दें तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड से एक हाइड्रोजन हटाकर उसके बदले हैलोजन ऐड कर दें तो उसे हेलो एरीन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग बढ़े प्रिपरेशन की तरफ। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है अल्कोहल से। ROH में अगर हम लोग HX डालें तो हमें RH प्लस H2O मिलता है। हम लोग HX क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि OH डायरेक्टली हटता नहीं है आसानी से, वो एक पुअर लिविंग ग्रुप है, इसीलिए उसमें H प्लस डाल के उसको ROH2 प्लस किया जाता है। फिर H2O बाहर निकल जाता है और X ऐड हो जाता है R के साथ। ROH प्लस NaCl H2SO4 की प्रेजेंस में भी हमें RCl प्लस H2O देता है। ROH प्लस HCl अनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हमें RCl देता है और इसे लूकास टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट हमें अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। 3 डिग्री अल्कोहल्स इसे तुरंत देते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स कुछ समय के बाद, और 1 डिग्री अल्कोहल्स इस टेस्ट को नहीं देते हैं। नेक्स्ट है ROH प्लस SOCl2 ईथर की प्रेजेंस में RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनाता है। ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का अल्काइल हैलाइड्स की अगर हम लोग बात करें अल्कोहल से, क्योंकि इसमें जो भी बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि जब हम लोग इसे ईथर के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ रिटेंशन होता है। नेक्स्ट हम लोग देखें ROH प्लस SOCl2 अगर हम लोग पाइरीडीन के प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ इन्वर्जन होता है, और अगर हम लोग 1,4 डाईऑक्सेन, ये इस तरह का कंपाउंड होता है, इसकी प्रेजेंस में करवाते हैं तो यहाँ पर रिटेंशन होता है 2 बार इन्वर्जन होने के बाद। 2 बार इन्वर्जन मतलब रिटेंशन। नेक्स्ट हम लोग देखें ROH को अगर हम लोग PCl5 से भी रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हम लोग PCl5 से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें POCl3 मिलता है। सिमिलरली हम लोग अगर PCl3 से रिएक्ट करवाते हैं तो RCl प्लस H3PO3 मिलता है। ये भी आपको बाई प्रोडक्ट याद रखना चाहिए। हमारे पास अगर Br2 और PBr3 और PI3 बनाना है तो वो कंपाउंड्स हम डायरेक्टली बनाते हैं रिएक्शन के टाइम X2 को रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट करवा के। आपको याद होगा हमने पहले भी I2 को रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट करवा के एक रिड्यूसिंग एजेंट बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HI को रेड फॉस्फोरस से रिएक्ट करवा के, तो सिमिलर टाइप का रिएक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है एल्केन से किस तरह से बनता है। तो एल्केन्स को आपको याद होगा हम हैलोजनेट करवा देते हैं सनलाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में, और उसके बाद डायरेक्टली ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बन जाता है। हम NBS और SOCl2 यूज करते हैं बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बन्स के लिए। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो हमारे पास अलग अलग कार्बन्स पे भी ऐड होते हुए देखा जा सकता है हैलोजन को। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम एक कार्बन को कार्बन 14 रखते हैं टेस्ट के लिए और तब इसमें NBS से रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें इस कार्बन पर भी मिलेगा और इस वाले कार्बन पर भी मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्म होने के बाद वहां रेजोनेंस इफेक्ट काम में आता है और रेजोनेंस के कारण फ्री रेडिकल दूसरे कार्बन पर भी लग सकता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े एल्कीन से। तो एल्कीन्स को हम लोग HX से रिएक्शन करवाते हैं, हमने पढ़ा था। HX उसमें ऐड हो जाता है मार्कोनिकोव रूल फॉलो करते हुए और हमें अल्काइल हैलाइड मिल जाता है। इसी के साथ अगर खराश इफेक्ट आपको याद होगा, HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो एंटी मार्कोनिकोव रूल फॉलो होते हुए वहां पे एडिशन होता है। यहाँ पर हम लोग देखें HBr, उसके साथ ही एक और चीज थी 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन, जैसा मैंने आपको बताया था। 1,2 एडिशन लो टेम्परेचर पे होता है, KCP होता है ये प्रोडक्ट। क्यों ऐसा? क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ना आसान है और ये काफी फास्ट रिएक्शन होती है, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू TCP। TCP हायर टेम्परेचर पे होता है, यहाँ पर ज्यादा बॉन्ड्स तोड़नी पड़ती हैं और ये स्लो होता है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इसे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैलोजन एक्सचेंज की तरफ। तो ये मेनली यूज होता है आयोडीन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनाने के लिए। फिंकलस्टीन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसे NaI से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इससे Ri प्लस NaX बनता है। यहाँ पे X, Cl या Br हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ नोट करने वाली ये है कि NaI एक कोवेलेंट टाइप का कंपाउंड होता है और इसीलिए एसीटोन में ज्यादा सॉल्युबल होता है। लेकिन जब NaX बनता है, जो कि Cl, Br या F से बने, तो ये NaX एसीटोन में उतना सॉल्युबल नहीं होता और प्रेसिपिटेट कर जाता है। इसके कारण ये रिएक्शन आगे बढ़ती है।
अगला है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम RX को AgF से रिएक्ट करवाते हैं हीट की प्रेजेंस में, तो हमें RF प्लस AgX मिलता है। AgF के अलावा यहाँ AsF3, SbF3, Ag2F2 भी यूज किया जा सकता है। ये सारे रिएजेंट्स आप याद रखें तो बेहतर है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस इस तरह के आ सकते हैं, और वैसे इससे मिलता जुलता कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़े बोरोडीन हंस का रिएक्शन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैं पर्सनली इस रिएक्शन को काफी बार भूल जाता था, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ध्यान से इसे देखें। इसमें क्या होता है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड को Ag2O और Br2CCl4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो हमें RBr मिलता है। ये रिएक्शन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की थ्रू होती है, और इसमें 1 डिग्री RBr ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू 2, एज कम्पेयर टू 3। आप जब इसकी मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों ऐसा हो रहा है। और ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसीलिए है क्योंकि इसे काफी बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और ये इमीडिएटली वैसा आपको याद नहीं आता है कि ये अल्काइल हैलाइड बनाने की एक रिएक्शन थी। इसके साथ ही एक और चीज याद रखना है कि जब हम लोग I2 के साथ ये रिएक्शन करवाते हैं तो हमें RCOR मिलता है। जैसा हम जानते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब हम इसे देखते हैं तो RI से ज्यादा सूटेबल हमें बनाने के लिए RCOR दिखता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़े अराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन की तरफ। तो एक नॉर्मल मेथड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था इसके बारे में। हम लुईस एसिड की प्रेजेंस में X2 को रिएक्ट करवाएं तो हमें सिंपल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है वहां पे। लेकिन अगर X2 को एक्सेस में ले लें तो हम देखेंगे कि वो हर पोजीशन पर ऐड हो जाता है, और अगर हम इसे लाइट की प्रेजेंस में करवा दें तो सारे डबल बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और ये इस तरह से बन जाता है। नेक्स्ट है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, डाइएजोटाइजेशन कैसे होता है। तो हम NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करवाते हैं एनिलीन की, तो हमें यहाँ पे मिलता है N2 प्लस बेंजीन के ऊपर लगा हुआ, और इस N2 प्लस को निकालना काफी आसान होता है उस कंपाउंड से। इसीलिए अगर हम लोग इसे अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करवाएं, अलग अलग रिएजेंट्स के साथ, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि हमें चाहिए होते हैं अराइल हैलाइड्स के फॉर्म में। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं, जब हम लोग इसको Cu2X2 एंड HX के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और अगर हम लोग इसे सिर्फ Cu एंड HX के साथ रिएक्ट करें तो इसे गेटरमैन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूरी है इस चैप्टर की, क्योंकि इससे डायरेक्टली जेईई मेंस वगैरह में क्वेश्चन आते रहता है टाइम टू टाइम। एनसीईआरटी में भी ये चीज दी गई है, लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट फॉर्म में मैंने उसे कंपाइल करके यहाँ पर एरोज के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग देखें कि RI का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है RBr के कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में, RCl और RF। H2O यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी जानने के लिए कहा गया है, मतलब RI और RBr के कंपाउंड्स सिंक कर जाएंगे, जबकि RCl और RF फ्लोट कर जाएगा वाटर के ऊपर। नेक्स्ट है CH3Cl। अगर मोनोक्लोरिनेटेड एल्केन है तो उसकी डेंसिटी कम होगी H2O से, और उसके बाद जितने भी डाइक्लोरिनेटेड, ट्राइक्लोरिनेटेड, टेट्राक्लोरिनेटेड, उनकी डेंसिटी ज्यादा होगी H2O से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं, पैरा, मेटा और ऑर्थो पर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं बेंजीन के। तो इसकी अगर हम लोग डाइपोल मोमेंट देखें तो डाइपोल मोमेंट आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा, क्योंकि ये एक तरफ जा रही है, ये ऑपोजिट, और यहाँ पर तो खैर कैंसिल ही आउट हो जा रही है। तो डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलता है ऑर्थो में सबसे ज्यादा, फिर मेटा में, और फिर पैरा में। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने लायक है कि जब हम पैरा के इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करेंगे एक ऑर्डर में, तो ये ज्यादा बेहतर ढंग से फिट हो पाएगा एज कंपेयर टू मेटा या ऑर्थो। इसी के कारण हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलती है मेल्टिंग पॉइंट की। जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो पैरा के मॉलिक्यूल्स काफी अच्छे ढंग से अपनी लैटिस में अरेंज्ड होते हैं, और इसीलिए पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इवन जब उसके डाइपोल मोमेंट सबसे कम है। फिर ऑर्थो और फिर मेटा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड स्टेट में वैसा कुछ नहीं रह जाता लैटिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा या अरेंजमेंट का, तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें ऑर्थो का सबसे ज्यादा हो जाता है, फिर पैरा और फिर मेटा। ये चीज आप डायरेक्टली याद रखें ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें SN रिएक्शंस कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ी होगी, अगर नहीं तो आप नीचे बोल दें, मैं इस पर भी एक शॉर्ट वीडियो ले आऊंगा एलिमिनेशन के साथ।
एसएन रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास RX है, उसे हम लोग एक्वस NaOH में डालें तो RaOH मिलेगा, H2O में डालें ROH मिलेगा, NH3 में डालें RNH2 मिलेगा। इसी तरह हम RNH2 में डालें, R2NH में डालें या R3N में डालें तो हमें ये कंपाउंड्स मिलते हैं और इन सभी रिएक्शंस को ग्रुप करके अमोनोलाइसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें R-O- Na+ में डालें तो इसे विलियमसन की ईथर सिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं RO- जब इसे अटैक करेगा, X बाहर निकलेगा तो हमारे पास एक ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसे विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को। नेक्स्ट है NaI एसीटोन में, जैसा हमने ऊपर देखा फिंकलस्टीन रिएक्शन होगी, AgF स्वार्ट्ज रिएक्शन देगा, RCO- के प्रेजेंस में एस्टर बन जाएगा, NaSH की प्रेजेंस में RSH और H2S के प्रेजेंस में RSH बनता है। जैसा हमने ऊपर अल्कोहल के लिए देखा वैसे ही हम नीचे थाइयोल के लिए भी देख सकते हैं। अगर हम लोग किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन हटा के वहाँ सल्फर डाल दें तो उसे थाई जनरली प्रीफिक्स वहाँ पर ऐड हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखें RLI R-MgX से, तो ये हमने ऊपर भी पढ़ा था जब हम एल्केन्स की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एक एल्केन फॉर्म हो जाएगा अगर हम इसके साथ उसकी रिएक्शन करवा दें तो। नेक्स्ट है LiAlH4 या NaBH4 के साथ रिएक्शन करवाएं। याद रखिएगा NaBH4 सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री को करता है और LiAlH4 सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री को करता है रिड्यूस, और हमें RH वहाँ पर मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, अगर हम इसकी रिएक्शन NaCN से कराएं तो हमें RCN मिलता है, लेकिन अगर हम इसकी रिएक्शन AgCN से कराते हैं तो हमें RNC मिलता है, मतलब आइसोनाइट्राइल मिलता है। सिमिलरली अगर हम NaNO2 से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें RONO मिलता है, जबकि AgNO2 से रिएक्शन कराने पे RNO2 मिलता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि NaCN में CN- और फिर कार्बन से RX पर अटैक होता है तो ये कार्बन जुड़ता है R के साथ, जबकि AgCN क्योंकि एक कोवेलेंट कंपाउंड ज़्यादा है तो यहाँ Ag कार्बन को पकड़ के रखता है अपने बॉन्ड के साथ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन अटैक करता है RX पे। सिमिलर चीज़ होती है NaNO2 और AgNO2 में, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें तो बेहतर होगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हमने एल्कीन्स में देख लिया है एलिमिनेशन रिएक्शन पूरे डिटेल में, आप उसे जाकर एक बार रेफर कर लें। नेक्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स, यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे रिएक्शंस पढ़े थे, ग्रिग्नार्ड, वुड्स, फिटिग वगैरह, जो कि हमने एल्केन्स वाले पार्ट में पढ़ा था किस तरह से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक के बाद एक सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। होता क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो हैलोजन कनेक्टेड होता है वो रेजोनेंस में हो जाता है पूरे रिंग के साथ। इसके कारण ये वाला जो बॉन्ड है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसके साथ ही हम यहाँ पर कटायन फॉर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिंग के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। इसीलिए हमें कुछ अलग मैकेनिज्म्स सोचने पड़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। इनमें से सबसे पहला है एडिशन एलिमिनेशन। जैसा कि इसका नाम बता रहा है, इसमें सबसे पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा और हेंस सब्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, आप अगर काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है उसमें एडिशन हो रहा होता है। मतलब उस रेट डिटरमिनिंग स्टेप का जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो इंटरमीडिएट कार्ब अनायन है। इस कार्ब अनायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप उतना ज़्यादा फॉरवर्ड टेंड करेगा एंड हेंस उस कंपाउंड की रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगी। इसी के साथ जो लीविंग नेचर है हैलोजन का वो इतना इफेक्ट नहीं डालता क्योंकि जो एलिमिनेशन हो रहा है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के बाहर हो रहा है, हेंस ये इंडिपेंडेंट है लिविंग नेचर के। अगर हमारे पास कंपैरिजन करने को दिया जाए तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन वाला, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन वाला होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन सबसे बेहतर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इन चारों में से, और हमें कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर को ही देखना पड़ेगा। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की ही बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिल जाता है तो ये काफ़ी अच्छी बात है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है कंपाउंड की ऐसे ग्रुप्स होने के कारण। इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत ही फेमस, एनसीईआरटी में भी ये चीज़ दी हुई है। हमारे पास ये जब कंपाउंड जिसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे, तो हम देखते हैं कि इस रिएक्शन को करवाने के लिए 433 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है।
वहीं अगर एक ऑर्थो और एक पैरा पर ये ग्रुप लगा हुआ हो तो टेम्परेचर कम होकर 368 डिग्री हो जाता है। अगर ये दोनों ऑर्थो और एक पैरा पर लगा हुआ हो तो ये रिएक्शन वार्म वाटर के प्रेजेंस में ही हो जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे ऑर्थो और पैरा पर, उतना ही बेहतर ये रिएक्शन हो पाएगी। नेक्स्ट है एलिमिनेशन एडिशन। एक और चीज़ कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर दोनों दो होता है, तो ये चीज़ आप याद रखें। और जब हम लोग इसकी मैकेनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एलिमिनेशन एडिशन की तरफ। तो जैसा इसका नाम है, पहले एलिमिनेशन होगा फिर एडिशन होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होना चाहिए ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ तो एडिशन एलिमिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है जैसे NH2-, OH-, R-, तभी ये रिएक्शन होती है या ये मैकेनिज्म फॉलो होती है। इसमें बेंजाइन का इंटरमीडिएट बनता है। आपको याद होगा बेंजाइन इसे कहते हैं जहाँ पर एक बॉन्ड ट्रिपल हो जाती है दो कार्बन्स के बीच, ये इंटरमीडिएट बनता है। और इसमें दो तरह के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, इप्सो और सीने। इप्सो प्रोडक्ट वो होता है जहां पर लीविंग ग्रुप था वहीं पर आकर प्रोडक्ट बना, और सीने ग्रुप होता है अगर उसके एडजेसेंट कार्बन पर प्रोडक्ट बना। होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये रिंग है, अगर हम पहले इसका एलिमिनेशन कराएं तो हमें उसके पास ही एक बेंजाइन, हमें उसके बाद एक बेंजाइन रिंग मिलेगी। और यहाँ पर जब हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो या तो यहाँ कर सकता है जिससे इप्सो प्रोडक्ट बनेगा, या तो यहाँ करेगा जिससे सीने प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। हो सकता है आपसे इप्सो और सीने प्रोडक्ट को कंपेयर करने के, इप्सो और सीने प्रोडक्ट के रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ को कंपेयर करने को दिया जाए, या फिर मेजर और माइनर प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसकी भी मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर 2 होती है। इसमें फर्स्ट डिग्री काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम या फिर किसी भी कंपाउंड के आइसोटोप के बीच ये चीज़ कंपेयर की जाती है, जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड क्योंकि सबसे वीक होता है इसीलिए इसकी जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। फिर ड्यूटेरियम और फिर ट्रिटियम होता है, और क्योंकि यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ही हमें देखने को मिल रहा है एलिमिनेशन, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में ही अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हटा दें ऑर्थो और पैरा पोजीशन से तो हमें देखने को मिलेगा। इसे डोज प्रोसेस कहा जाता है, नेम रिएक्शन टाइप का ही है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आप इसे याद कर लें तो बेहतर होगा। इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी आप याद कर लें तो बेटर होगा, क्योंकि जेईई मेंस और नीट में आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, बोर्ड्स में भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम लोग देखें पॉलीहैलोजेंस की तरफ। पॉलीहैलोजेंस में बेसिक आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, क्या उसके इल इफेक्ट्स हैं, क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं अलग अलग कंडीशंस में। लेकिन यहाँ पर आपको एक बेसिक ओवरव्यू देने के लिए CH2Cl2 एक पॉलीहैलोजन है, CH3Cl3 जिसे हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं, CCl4 और फ्रीऑन्स जिसे CFC के नाम से जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनका जो नेम होता है वो कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, एक फ्लोरीन है तो इसे फ्लोरीन 1,1 कहा जाएगा। एक कार्बन है, दो फ्लोरीन है तो इसे फ्रीऑन 1,2 कहा जाएगा। और दो कार्बन दो फ्लोरीन है तो इसे फ्रीऑन 2,2 कहा जाएगा। इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स नेमिंग भी होती है, आप उसको सीख सकते हैं, लेकिन वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिक नोमेनक्लेचर से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है DDT। तो DDT का यहाँ फॉर्मेशन का मैंने प्रोसेस दिया है, कैसे होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल है जो हमारे फार्म्स में यूज़ किया जाता है, बहुत वाइड स्केल पर यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे कंट्रीज़ में बैंड भी है, लेकिन इसका यूज़ अभी भी एक लार्ज स्केल पर किया जाता है फार्म की आउटपुट और यील्ड को बढ़ाने के लिए। तो DDT का हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम इस कंपाउंड को लेकर अगर आगे बढ़ें तो हमें ये चीज़ फॉर्म होते हुए दिख जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जान कर रखें तो बेहतर होगा। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।